मैंने तो सारा पढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हमारा नया टॉपिक चलेगा अभ्यास सेट 12 समास। हमारी संधि हो चुकी, अब आज है समास। अब समास के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि समास की मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी, उसको पूरा विस्तार से समझाया गया था नियमबद्ध तरीके से। और आज की जो वीडियो है ये भी कोशिश करूंगी कि सब तरह से तुम्हें समझ आए, और मैं समझती हूँ कि समझ आ ही जाएगा। तो समास हम पढ़ना शुरू करेंगे आज, ठीक है। तो समास का सबसे पहले होगा कि समास की परिभाषा क्या होती है। अब समास की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समास जो है ना, अब तुम समास के प्रकार, अब समास के प्रकार कितने होते हैं? मूल रूप से समास के होते हैं 4 प्रकार और मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। समास के मूल रूप से होते हैं 4 प्रकार और मुख्य रूप से हो जाते हैं 6 प्रकार। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हुए? मूल रूप से क्यों माने गए 4 प्रकार? 4 प्रकार इसलिए माने गए हैं कि एक तो इनमें अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। ये जो चारों समास हैं इनमें बताया गया है कि उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है, और आगे के जो ये है ना, आगे क्या मुख्य रूप से जो माने गए हैं वो 2 समास अलग हैं। वो क्या है? एक है द्विगु और एक है कर्मधारय। जो कर्मधारय समास है उसके अंदर है विशेषण और विशेष्य, और जो द्विगु समास है, छठा जो द्विगु समास है उसके अंदर आता है संख्यावाची। ठीक है, ये हमारे 6 के 6 स्पष्ट हो गए। अब इसके बाद अब हम आज चलेंगे कि समास के जो प्रकार है, मूल रूप से जो प्रकार हैं, आज हम ले लेते हैं 3। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, दूसरा ले लेते हैं द्वंद्व समास और तीसरा ले लेते हैं बहुब्रीहि समास। अब जो ये अव्ययी भाव समास है, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है ये समझोगे पहले, है ना। तो पूर्व पद जो होता है किसी भी चीज का, पहले मैं आपको पूर्व पद और उत्तर पद समझाती हूँ। पूर्व पद होता है ये होता है पूर्व पद और उत्तर पद होता है ये, ठीक है। अब जो अव्ययी भाव समास है इसके अंदर पूर्व पद जो होता है वो होता है अव्यय या कहिए उपसर्ग, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो, यहाँ देखो कि इसमें अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कौन सा है? ये वाला। पूर्व पद उपसर्ग होता है और ये है उत्तर पद, ये है उत्तर पद। लेकिन समास की महत्ता किसकी है? महत्वपूर्ण कौन सा है? पहला प्रधान कौन सा है? प्रधान है पूर्व पद, ठीक है। ये उत्तर पद है इसकी। ये तो मैंने आपको ये समझाया कि पूर्व पद उत्तर पद होते क्या है। इसमें केवल ये वाला, ये कौन सा है? ये इसमें है पूर्व पद। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है ये जो जोड़ा जाता है, ये इसका महत्व होता है, ये प्रधान होता है। इसी तरह से अब स्थिति तो हो गई स्थिति, और यथा जुड़ते, यथा क्या है? ये अव्यय, अव्यय जो जोड़ा जाता है इसमें देखो, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, और अव्यय लगते ही होता है कि उसमें खर्च नहीं करना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। तो जो यथा है, आ है, बा है, सा है और भर है, ये क्या है? ये सब अव्यय है। अब देखो, अब यथा स्थिति में यथा पहले था स्थिति और यथा लगते ही आ गया स्थिति के अनुसार, तो यथा का इसमें महत्व है, ये है पूर्व पद। इसी तरह से आमरण, आमरण में आ जो है
ये है पूर्व पद। आमरण में आ क्या है? पूर्व पद। मरण लगते ही आ लगते ही मरण में मृत्यु पर्यंत, मरने तक। तो आ लगते ही परिवर्तन आ, लेकिन क्या है ये? उपसर्ग, या कहिए आप इसको अव्यय। शब्द से पहले जो लगाया जाता है ये अव्यय होता है, इसीलिए इसको अव्यय भाव समास कहते हैं। अब जैसे कि कायदा है, कायदा, अब बा लगते ही बा जो लगाया गया है, बा कायदा, कायदे के अनुसार, तो ये लग गया बा। इसी तरह से दर जो है, दर में सा लगाया गया है, सा उपसर्ग लगा दिया, या सा अव्यय कहिए या सा उपसर्ग कहिए, ये जो लगाते दर सा आदर, सादर आदर सहित। इसी तरह से भरपूर, भरपूर में आया, भर जो है ये हुआ अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसके लगते ही क्या हो जाता है? यथा स्थिति में स्थिति के अनुसार, मरण में आ लगते आमरण मृत्यु पर्यंत, बाकायदा में बा लगते बाकायदा, और सादर में दर से पूर्व सा लगते आदर सहित, और भरपूर में पूर्ण, भरपूर पूरा। तो ये क्या है? भर। इसी तरह से इसमें सारे शब्द क्या लगाए गए हैं? ये सारे लगाए गए हैं अव्यय। तो अव्यय भाव समास में ट्रिक हो गई कि अव्यय भाव समास में जो पूर्व पद प्रधान होता है उसी के अनुसार फिर शब्द में क्या आता है? उसका अर्थ बनता चला जाता है। ये हुआ क्लियर? ये अव्यय भाव समास है। अब इसी मूल रूप वाले समास में दूसरा ले लेते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व से हमारे मन में आ रहा है द्वंद्व, द्वंद्व से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होने में इनके बीच में जो योजक चिन्ह लगा होता है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लग जाता है? या, और, अथवा, है ना। लेकिन दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। अब पहला पद कौन सा है? ये, और दूसरा पद है ये दोनों क्या है? लाभ हानि में अगर हमने योजक चिन्ह हटा दिया, ये डैश जिसको कहते हैं, अगर हमने ये हटा दिया तो क्या आ जाएगा? लाभ और हानि, या लाभ या हानि, लाभ अथवा हानि। तो क्या है इसमें? ये योजक चिन्ह जो लगे हैं, इसी के आधार पर जो डैश है, डैश के आधार पर जो परिवर्तन आता है उसमें इसमें क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी। तो दोनों पद प्रधान है, लाभ और हानि, भूख या प्यास, राम और लक्ष्मण। तो हमें तो इसमें दोनों ही पद प्रधान है, तो दोनों को ही समान महत्व देना पड़ेगा। लाभ हानि, भूख प्यास, राम और लक्ष्मण, नाना नानी, नाना और नानी, राजा रंक, राजा और रंक, राजा या रंक, राजा अथवा रंक। तो चाहे हम इसमें और लगा ले, अथवा लगाए या लगाए, लेकिन इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। ये होता है द्वंद्व समास। दोनों समास, इस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान है। अव्यय भाव में पहला पद प्रधान है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। अब चलिए इसमें इसी तरह से होता है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि आगे बढ़ के बहु, क्या बहु का मतलब होता है बहुत सारे। इसमें दोनों पद गौण होते हैं, ना पहला पद प्रधान होता ना दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। दोनों पद गौण होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी। अब पद, पहला पद और दूसरा पद क्या है, फिर अन्य क्या हो जाएगा? अब देखो जैसे कि यहाँ पर त्रिवेणी है। अब ये जो त्रिवेणी है ना, इसमें दोनों पद गौण है और तीसरा पद या कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। अब देखो त्रिवेणी है, अब त्रिवेणी में त्रिवेणी होता क्या है पहले हमें समझना पड़ेगा। त्रिवेणी, अब हम क्या करेंगे? तीन नदियों का संगम, तीन नदियों का संगम हुआ तो मिलन हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे सबको तीन नदियों का संगम, तीन नदियों, बल्कि हम क्या कहेंगे इसको? प्रयागराज, तीन वेणियों का संगम, अर्थात प्रयागराज।
इसी तरह से महावीर, महावीर क्या है? अब महावीर तो है, महान है जो वीर, अर्थात कौन है? हनुमान जी, है ना। अर्थात करके फिर तीसरा आ जाता है, क्योंकि ना पहला पद प्रधान माना गया ना दूसरा, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। अब देखो श्वेत वसना, श्वेत वस्त्र धारण करती है जो श्वेत वस्त्र धारण करती है अर्थात सरस्वती माँ। जो श्वेत वस्त्र धारण करती है वो होती है सरस्वती माता। अब देखो आगे, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शिखर पर जिसके है चंद्रमा, वो कौन है? जिसके शिखर पर, जिसके माथे पर चंद्रमा है। अब हम कहते रहे जिसके माथे पर चंद्रमा है, दोनों तो कह दिया, माथे पर चंद्रमा है, कोई तो है, लेकिन तीसरा है, वो कोई तीसरा कौन हुआ? यानी शिव जी भगवान। इसी तरह से फिर चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात, अर्थात आ जाएगा, अर्थात में आ जाएगा विष्णु जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक होता है समास, एक होता है समास का विग्रह, समस्त पद जिसको कहते हैं। अगर हम समास लेते हैं तो वो क्या होता है? समास होता है ये छोटा शब्द, लेकिन जब उसको हम विग्रह कर देते हैं या समस्त पद कर देते हैं तो उसको विस्तार रूप से लिख देते हैं, वो होता है समस्त पद। अब चार जो मैंने लिए हैं, अब आज तीन हो पाएंगे। आज तीनों में हमने क्या लिया? आज अव्यय भाव समास लिया है, द्वंद्व समास लिया है और बहुब्रीहि समास लिया है। अगली क्लास में तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, वो तीनों समास हो जाएंगे। मेरे विचार से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेटा ये किसी एक ही एग्जाम के लिए नहीं है, ये यूपी पुलिस भी है, यूपीएसआई के लिए भी है, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, जो भी कंपटीशन आ रहे हैं, यूपी लेखपाल के लिए, ये सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सबको देखना चाहिए। और मेरे विचार से आपको ये समझ आया होगा। तो कल तक के लिए, कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।